खतरनाक व्हेल हंटिंग करने वाले जहाज़ों में से एक था द सिएरा नाम का जहाज़। अटलांटिक ओशन में यह व्हेल्स का शिकार कर रहा था और इसका शिकार करने का तरीका बेहद खौफनाक था। इस जहाज में मौजूद हंटर्स इस बात का फायदा उठाते थे कि व्हेल्स बहुत ही इंटेलिजेंट और एमेथेटिक होती हैं। अगर किसी व्हेल को चोट पहुंचती है तो बाकी व्हेल्स उसकी मदद करने आती हैं। ये लोग एक 2500 किलो की हारून गन का इस्तेमाल करके एक व्हेल पर हमला करते हैं। जैसे ही व्हेल की बॉडी के अंदर घुसता अंदर जाकर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर जाता। बेचारी व्हेल का खून बहने लगता। वो चीखें लगाती और उसकी चीखें सुनकर बाकी व्हेल्स वहां पर आ जाती उसकी मदद करने के लिए और इसी मौके का फायदा उठाकर यह व्हेल हंटर्स सभी व्हेलों का शिकार कर लेते। द सिएरा जहाज इस तरीके से अब तक 25,000 से ज्यादा व्हेल्स को मार चुका था। यह इतना बदनाम था कि दुनिया भर के कई पोर्ट्स पर इसके घुसने पर बैन था और इसके ज्यादातर क्रू मेंबर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकले हुए थे। 16 जुलाई सन 1979 के इस दिन को यह जहाज इसी तरीके से व्हेल हंटिंग कर रहा था, पोर्चुगल की कोस्ट से करीब 200 मील दूर। जहाज में बैठे हंटर्स ने सोचा था हमेशा की तरह यह दिन भी बड़ा सुनहरा रहेगा व्हेलिंग के लिए। लेकिन इसी वक्त अचानक से एक जहाज फुल स्पीड पर आकर सिएरा को टक्कर मार देता है। इससे पहले कि वो हंटर समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है, दोबारा से जहाज घूमकर वापस आता है और लेफ्ट साइड से इस बार एक और टक्कर मारता है। टक्कर मारने वाले जहाज पर लिखा था सी शेपर्ड और इसे चला रहे थे कैप्टन पॉल वॉटसन। सिएरा जहाज के हंटर्स के कैप्टन के पास एक राइफल थी। वो अपनी राइफल निकाल कर आते हैं और सीधा पॉल वॉटसन पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तब तक पॉल वॉटसन का मकसद पूरा हो चुका था। वो सिएरा को परमानेंटली डैमेज कर चुके थे। इसके 2 घंटे बाद पोर्चुगीज नेवी वहां पर आई और पॉल वॉटसन को गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन द सिएरा की ओनरशिप क्लेम करने के लिए कोई सामने नहीं आया और पॉल वॉटसन को बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद जैसे तैसे करके सिएरा का ये जहाज पोर्चुगल के लिस्बन हार्बर तक पहुंच पाया। लेकिन कुछ ही महीने बाद साल 1980 में पॉल वॉटसन के साथियों ने सिएरा में माइंस लगाकर इस पूरे जहाज को ही डूबा दिया। एक अकेला इंसान इन कमाल के जानवरों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जीवों की, इन जीवों को मारने वाले व्हेल हंटर्स की और इन व्हेल हंटर्स को हंट करने वाले एक पायरेट की। यह कहानी है पॉल वॉटसन की जो पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जिन्हें कुछ लोग इको पायरेट और यहाँ तक कि इको टेररिस्ट भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कनाडा में साल 1950 में और इनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। इनके फादर बड़े अब्यूसिव थे और जब वो छोटे थे इनकी मदर की डेथ हो गई थी। लेकिन बचपन से ही इन्हें एनिमल्स से बहुत लगाव था। जब यह छोटे थे तब एक वाइल्ड बीवर इनका बेस्ट फ्रेंड था, एक जानवर जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे ये बकी कहते थे। एक दिन बकी जंगल में एक एनिमल ट्रैप में फंसकर मारा गया, जिसके बाद वॉटसन अपना ज्यादातर समय जंगल में अकेले एनिमल ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करने में बिताने लगे। जब ये 11 साल के थे तब इनके अंकल इन्हें एक सील हंट दिखाने लेकर गए, जहां पर बड़ी ही बेरहमी से सील्स को मारा जाता था। इसे देखकर यह दंग रह गए और अंदर से हिल गए। 16 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग निकले और वैंकूवर शहर चले गए। वहां यह संपर्क में आते हैं इन्हीं जैसी सोच के कुछ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के। जब यह 19 साल के थे तब अमेरिका में अलास्का के आर्म चिटका आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्टिंग होने वाली थी। आर्म चिटका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और यहाँ पर 1965 में हुए पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सैकड़ों सी ऑटर्स मारे गए थे।
यह देखते हुए वैंकूवर में कुछ लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी ग्रुप में पॉल वॉटसन भी शामिल थे। यह न्यूक्लियर टेस्टिंग जो थी असल में एक न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग थी। एक्चुअली में एक न्यूक्लियर बम गिराकर फोड़ा जाता था। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट हो सकती थी पानी में, जिससे बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ मरती। इसलिए इसे रोकने के लिए 1970 में डोंट मेक अ वेव ऑफ कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग को रोकने के लिए 1971 में 2 फिशिंग जहाज रेंट किए। इन जहाज़ों को नाम दिया गया ग्रीन पीस और ग्रीन पीस 2। इन्हीं जहाज़ों के क्रू मेंबर्स में पॉल वॉटसन शामिल थे। इन लोगों का प्लान बड़ा ही कमाल का था और बहुत रिस्की था। इनका प्लान था कि अपने फिशिंग जहाज़ों को लेकर जाएंगे उस जगह पर जहां पर न्यूक्लियर बम गिराया जाएगा, ताकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम कर रहे हैं वो यहां पर इंसानों को देख ले और न्यूक्लियर बम ना गिराएं। इन्होंने अपनी कोशिश पूरी करी, लेकिन जब ये टेस्टिंग साइट तक पहुंचे तब पता चला कि सरकार ने इन्हें गलत टेस्टिंग साइट बता रखी थी और असली टेस्टिंग साइट कुछ और थी। एक्चुअली में जब बम फटा वो इनसे सैकड़ों मील दूर था, लेकिन जब ये न्यूक्लियर बम फटा टेस्टिंग के तौर पर ही यह 200 गुना ज्यादा बड़ा था नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से। इस ब्लास्ट में लगभग 10,000 से ज्यादा मछलियां मारी गई और करीब 1,000 सी ऑर्डर्स। इवन दो इन लोगों की कोशिश फेल हो गई है, लेकिन इस कैंपेन को इतनी पब्लिसिटी मिली न्यूज में कि अमेरिका ने भविष्य में होने वाले सभी न्यूक्लियर टेस्ट को कैंसिल कर दिया। डोंट मेक अ वेव कमेटी ही बाद में चलकर ग्रीन पीस की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसे साल 1972 में ग्रीन पीस फाउंडेशन के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर किया जाता है और यह वही एनजीओ है जो आज के दिन दुनिया भर में इतना फेमस है। पॉल वॉटसन ग्रीन पीस के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। पॉल वॉटसन की वेल्स में दिलचस्पी सन 1973 में जागी जब एक कनेडियन बायोलॉजिस्ट पॉल स्पोंज नाम से ग्रीन पीस के पास आए। इन्हें बुलाया गया था वैंकूवर एक्वेरियम में पहली कैप्टिव ऑर्का व्हेल को स्टडी करने के लिए। यहाँ इन्होंने इस व्हेल पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स को देखकर यह हैरान रह गए। यह व्हेल इतनी इंटेलिजेंट थी कि यह जानबूझकर पॉल स्पोंज को गलत जवाब देने लगी सवालों के। इन्हें रियलाइज हुआ कि यह व्हेल इन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और इनके दिमाग के साथ खेल रही है। And then all sudden the whale switched to giving the exact wrong answer, realized the experiment on him and playing with her mind. इससे इन्हें एहसास हुआ कि जितना बाकी साइंटिस्ट सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये क्रिएचर्स। यहीं पर काम करने के दौरान पॉल स्पोंज को पता चला कि कैसे व्हेल्स को हंट करके उन्हें एक्सटेंशन की ओर धकेला जा रहा है। ये सब देखते हुए पॉल स्पोंज व्हेल हंटिंग को रोकने के अपने आइडियाज के साथ ग्रीन पीस के लोगों से मिले। पॉल वॉटसन को भी यह इशू काफी इम्पोर्टेंट लगा और ग्रीन पीस को भी लगा कि एनवायरमेंट कियंस को समझाने के लिए व्हेल्स एक परफेक्ट सिंबल है। क्योंकि असल में बात क्या है दोस्तों, वो व्हेल्स बेहद इंटेलिजेंट होती हैं। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि धरती के इतिहास में जितने भी जानवर आए हैं और गए हैं, जितने भी बड़े बड़े डायनासोर्स रहे हैं, उन सबसे भी कंपेयर करो तो भी ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है। और क्या आप जानते हो स्पर्म व्हेल्स का धरती पर सबसे बड़ा ब्रेन होता है जो इंसान के दिमाग से 5 गुना बड़ा होता है। कमाल की बात तो यह है कि व्हेल्स के दिमाग में इंसानों से एक लोब ज्यादा होता है जिसे पैरालिम्बिक लोब कहा जाता है। यह लोब इमोशंस प्रोसेस करने के लिए और थिंकिंग में काम आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसी वजह से व्हेल्स में इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो हमदर्दी यानी एम्पैथी, दुख और उदासी जैसे इमोशंस को फील कर सकती हैं।
बॉटल नोज डॉल्फिनस तो सिंपल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि वो अपनी चोंच में स्पॉन्जेस भरकर उसकी हेल्प से पत्थर या रेत के नीचे छिपी मछलियों का पता लगाती है। वेल्स में अपनी खुद की एक लैंग्वेज भी होती है, जिसमें लेटर्स जैसे होते हैं, जो कुछ कुछ इंसानों की लैंग्वेज की तरह होते हैं। ऑर्काज, जिन्हें किलर वेल्स कहा जाता है, यह एक दूसरे को नाम लेकर बुलाती हैं, और स्पर्म वेल्स लोकल लैंग्वेज में बात भी करती हैं। इंसानों की ही तरह वेल्स भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहती हैं और अपने छोटे और बूढ़े मेंबर्स की रक्षा करती हैं। बॉटल नोज डॉल्फिनस अपनी लाइफ की हर चीज के लिए अपने सोशल नेटवर्क पर डिपेंड रहती हैं। उन्हें पता होता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन दोस्त और कौन फैमिली। वेल्स सभी चीजों के दौरान अपने बच्चों को भी अपने पास रखती हैं, जिसे कल्चर के तौर पर देखा जाता है। ऑल्ट्रूज्म का जो बिहेवियर है, दूसरे जीवों की मदद करना, कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ इंसानों में देखा जाता है, लेकिन यह चीज वेल्स में भी देखी गई है। कई हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर इंसान मुसीबत में थे और वेल्स उन्हें बचाने आ जाती है। वेट ऑन कीपिंग मी अवे एंड हाइडिंग मी एंड आई डिड नो व्हाई एंड देन आई सॉ हम अब व्हील्स तो अपने गानों को जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन भी करती हैं। और किलर वेल्स के अलग अलग पॉट्स में तो अलग अलग डायलॉग्स भी देखे जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा सबूत है कि वेल्स में भी एक तरीके का कल्चर देखने को मिलता है जो इंसानों में मिलता है। और बहुत से ऐसे राज तो वेल्स के बारे में अभी भी अनजान है। यह एक ऐसी फील्ड है साइंस में जिस पर अभी भी रिसर्च चल ही रही है। साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं इनके इंटेलिजेंस को। लेकिन एक चीज जरूर है जो साइंटिस्ट क्लियरली समझ चुके हैं। वेल्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वेल्स की जो एक्सक्रीशन होती है, इनकी पॉटी, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंटन और सी प्लांट्स का खाना होते हैं, जिनकी मदद से वो और ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। और फाइटोप्लैंट्स धरती पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाते हैं। दुनिया भर में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो कार्बन एटमॉस्फेयर से हटती है, उसका 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइटोप्लैंटनस का होता है। इसी तरीके से दुनिया भर में जितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, उसमें से लगभग आधी सिर्फ फाइटोप्लैंटनस की वजह से हो रही है। सोच कर देखो, इतने छोटे से क्रिएचर्स और इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जितनी ज्यादा व्हेल्स होंगी उतने ही ज्यादा फाइटोप्लैंट्स होंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी सालों से व्हेल्स को एक बड़े पैमाने पर मारा जाता रहा है। व्हेल्स को बचाने के लिए सन 1975 में ग्रीन पीस ने सेव द व्हेल कैंपेन शुरू की थी, जो एक तरीके से मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट की शुरुआत थी। ग्रीन पीस ने सबसे पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया कोस्ट के पास हो रही व्हेल हंटिंग को टारगेट किया। यहाँ पर सोवियत यूनियन के जहाज आकर व्हेल हंटिंग करते थे। उस जमाने में ग्रीन पीस के लोग यह रबर की बोट्स का इस्तेमाल करते थे, जिनका नाम जोक्स था, और शुरुआत में इनका तरीका काफी नॉन वायलेंट था। यह जहाजों के पास जाते और उनके पास अपील करते कि यह चीज मत करो। अक्सर यह अपनी छोटी बोट्स में इन बड़े जहाजों के सामने हाथ में झंडे लिए फिरते और पोस्टर्स दिखाते कि स्टॉप व्हेलिंग। इनकी सबसे पहली एक्सपीडिशंस में से एक थी जहां पर पॉल वॉटसन गए। जब यह पहुंचे तो इन्हें दिखा कि सोवियत के जहाजों ने 2 व्हेल्स को हार्पन से हिट किया हुआ था। अब हार्पून जो है, जब आप इसको गूगल पर सर्च करोगे तो यह कुछ इस तरीके का हथियार होता है। एक रस्सी जिसके एंड में एक मेटल का नुकीला सा हिस्सा होता है, जिसके जरिए व्हेल्स को मारा जा सकता है, लेकिन इसे हाथ से फेंकना पड़ता है। ये ट्रेडिशनल हार्पुन्स होते थे। लेकिन 1970 तक आते आते जो इन सोवियत के जहाज़ों में हार्पून्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन्हें
एक्सप्लोसिव हार्पुन्स कहा जाता था। यह कोई हाथ से चलाने वाली चीज नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी 2.5 टन की मैकेनिकल गन थी। इस गन से हार्पुन निकलता है जो बड़ी तेजी से जाकर व्हेल की बॉडी के अंदर छेद करता और व्हेल के अंदर घुसने के बाद उसमें एक एक्सप्लोसिव लगा था। बॉम्ब की तरह फट जाता। सोवियत जहाज़ों ने जिन 2 व्हेल्स को मारा था उनमें से एक बेबी व्हेल थी। पॉल वॉटसन इसी छोटी व्हेल के ऊपर जाकर बैठ गए ताकि फोटो लेकर इसका साइज दिखाया जा सके। बेल के ऊपर बैठे वॉटसन की यह फोटो आगे जाकर बड़ी फेमस होती है। इसी समय के अराउंड साल 1975 में एक ऐसी घटना होती है जो पॉल वॉटसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। यह सोवियत के जहाज के सामने अपनी छोटी सी रबर बोट लेकर पहुंचे थे कि तभी एक बड़े धमाके की आवाज इन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि इनकी आंखों के सामने एक हार्पन फेंका गया है और उसके जरिए एक व्हेल को मारा गया है। यह देखकर पास में मौजूद एक बड़ी व्हेल हार्पुन चला रहे व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पॉइंट ब्लैंक वहीं पर दोबारा से शूट कर दिया जाता है। लाइक द थिंग समय जो घायल व्हेल थी यहाँ पर उसके बिल्कुल बगल में पॉल वॉटसन मौजूद थे। उस समुद्र में डूबने लगती है। पानी में डूबते डूबते वॉटसन ने उसकी आंख में देखा। वॉटसन बताते हैं कि उन्हें उस मरती हुई व्हेल की आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी। वह जानती थी कि हम क्या कर रहे हैं। उसे फर्क पता था उन लोगों में जो उसे बचाने आए थे और वह लोग जो उसे हार्पून से मार रहे थे। वह चाहती तो बड़ी ही आसानी से हमें भी मार सकती थी क्योंकि हम बिल्कुल उसके साइड में थे, लेकिन मरते वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। वॉटसन कहते हैं कि इस एक पल ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी। उन्हें अपने जीवन का मकसद दिखने लगा। आई लुक अप 6 इंच टीथ साइज दे ग्रीन पीस ने इस पूरी घटना को वीडियो पर कैप्चर किया था और यह फुटेज दुनिया भर में फैलाई गई। अमेरिका के तीनों नेशनल नेटवर्क पर यह टॉप न्यूज बनी। व्हेल हंटिंग का सच दुनिया के सामने एक्सपोज होने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर ही सी शेपर्ड की ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ग्रीन पीस और सी शेपर्ड में एक बड़ा अंतर था। ग्रीन पीस की पॉलिसी थी अगर कहीं पर कुछ भी गलत होगा हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका विटनेस बनेंगे और सबूत इकट्ठा करके उसे कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन सी शेपर्ड का मानना था कि इस सब से कुछ होने वाला नहीं है, हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। अगर कोई जहाज व्हेल्स का शिकार कर रहा है तो हम सीधा जाकर उस जहाज को टक्कर मारेंगे और व्हेल हंटिंग को वहीं उसी वक्त रोकने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगोज भी ऐसे रखते हैं जो लोगों में अच्छी फीलिंग्स पैदा करें, जैसे कि WWF का यह पांडा वाला लोगो है। कोई अपने लोगों में क्यूट सी व्हेल दिखाता है तो कोई क्यूट सा क्वाला दिखाता है, लेकिन वॉटसन ने कहा सी शेपर्ड का लोगो रहेगा यह पायरेट्स का फ्लैग। द वर्ल्ड इज अ सियरा के बाद सी शेपर्ड और पॉल वॉटसन ने कई जहाज़ों को डुबाया और कई व्हेल हंटर्स के जहाज़ों को टक्कर मारकर इसी तरीके से इसे अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया। पॉल वॉटसन व्हेल्स को बचाने के लिए इतने पैशनेट थे कि सन 1981 में वो सीक्रेटली जाकर सोवियत यूनियन के साइबेरिया में घुस जाते हैं और यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी को डॉक्यूमेंट करते हैं, जिसमें इल्लीगली मारी गई व्हेल्स के मीट से जानवरों का चारा बनाया जा रहा था। अगर यह पकड़े जाते तो इन्हें टॉर्चर किया जा सकता था, मारा जा सकता था सोवियत की सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB और सोवियत नेवी को चकमा देकर भागने में कामयाब भी रहे। अगले साल ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़े गए। अपने तौर तरीकों में पॉल वॉटसन इतने इनोवेटिव थे कि वह हर रास्ता अपनाने को तैयार थे जानवरों को बचाने के लिए।
जैसे कि साल 1983 में न्यू फाउंडलैंड में जब उन्होंने सील हंटिंग को रोक दिया अपने जहाज के जरिए, बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन वॉटसन अगले ही साल एक फ्रेंच एक्ट्रेस ब्रिगेड बारडोट को यहां लेकर आए और एक प्यारी सी बेबी सील के साथ उनकी फोटोज खींचकर पब्लिसिटी करवाई। अगर जहाजों को टक्कर मारने से काम नहीं चल रहा तो क्यूट बेबी सील्स की फोटो वायरल करा दो। इन्हीं फोटोज के कारण इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठता है और सील हंटिंग को 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। पॉल वॉटसन की मेहनत काम करने लगी थी। 1946 में वेल्स की ओवर हंटिंग रोकने के लिए एक इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बनाया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि इसमें वही देश शामिल थे जो वेल्स को मार रहे थे। पॉल वॉटसन, ग्रीन पीस और बाकी संस्थाओं के प्रेशर की वजह से इस कमीशन ने फाइनली जाकर सन 1986 में कमर्शियल वेल हंटिंग पर बैन लगा दिया। लेकिन जापान इसके खिलाफ था, जो कि एक बड़ा पावरफुल देश था। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए वेल्स को मारना अलाउड रखा गया और जापान को रिसर्च के लिए हर साल 1000 वेल्स मारने की परमिशन दे दी गई। अब जरा सोच कर देखो, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए क्या हर साल 1000 वेल्स को मारने की जरूरत है? कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली में साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ बहाना है। जापान 1000 वेल्स को हर साल मार रहा था सिर्फ उसकी मीट के लिए। जापान ही नहीं, आइसलैंड का देश भी 1980 में रिसर्च के नाम पर वेल्स को मारता था और इनके मीट को जापान को बेच देता था। यही कारण है कि इवन दो 1986 में कमर्शियल वेलिंग पर बैन लग गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पॉल वॉटसन सोचने पर मजबूर हुए। आखिर यह सोवियत के जहाज वेल्स को क्यों मार रहे थे? ऐसा तो नहीं था कि इन्हें वेल्स की मीट की जरूरत हो। खाने की कोई कमी नहीं थी। इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि इन स्पर्म वेल्स को मारा जा रहा था इनके अंदर मिलने वाले स्पर्मसेटी ऑयल की वजह से। इस घटना के बाद उल्टा जापान ने ही पॉल वॉटसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अमेरिका के कोर्ट ने भी सी शेपर्ड को पायरेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और वॉटसन को जापान के वेलिंग जहाजों से 500 मीटर दूर रहने का आदेश दिया गया। उधर कोस्टरिका में भी जहाज को टक्कर मारने से संबंधित केस दोबारा खोल दिया गया और उसकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पर मई 2012 में वॉटसन को जर्मनी में अरेस्ट कर लिया गया। कुछ दिन बाद उन्हें इसी कंडीशन पर बेल मिलती है कि वह जर्मनी छोड़कर नहीं जाएंगे। इट्स अ रिलीफ टू बी आउट आफ्टर वीकली एक्सपेक्टेड आई डिड एक्सपेक्टिंग। लेकिन जब पॉल वॉटसन को पता चला कि जापान भी उनके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा है तो वो बेल जंप करके जर्मनी से छुपके से भाग निकले। पॉल वॉटसन की कोशिशों का असर सीधे तौर पर देखने को मिला है। वेस्टर्न सदर्न अटलांटिक वेल्स एक समय पर यह इतनी एंडेंजर्ड थी कि सिर्फ 1000 से कम वेल्स की संख्या बची थी दुनिया में। लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन 25,000 से भी ज्यादा है। ऐसे ही वेस्टर्न ग्रे व्हेल की पॉपुलेशन भी रिकवर कर रही है आज के दिन। लेकिन इन सब चीजों के चलते जो सब पॉल वॉटसन ने किया, इनके लिए मुसीबतें बढ़ती चली गई। जापान के कहने पर इंटरपोल वॉटसन यह जापान की बेलिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। 21 जुलाई 2024 जब इनका जहाज ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक में रुका, कई पुलिस वाले जहाज पर चढ़ते हैं और अचानक से वॉटसन को हथकड़ियां पहना दी जाती है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉन दिस मॉर्निंग ग्रीनवी पुलिस